Spotlight. अपनी जन्मभूमि की सेवा करते हैं जो नर्व निष्काम, गगन पटेल पर स्वाक्षर से लिखा रहेगा उनका नाम। मेहनत और किस्मत, जिंदगी के ये वो दो पहलू हैं जो एक ही सिक्के का पार्ट है, लेकिन ये कुबेर का सिक्का किस्मत वालों को ही मिलता है। ये वो सिक्का है जो जीवन में आने से ना केवल आप अपनी बल्कि दूसरों की लाइफ भी बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ आज एक ऐसे ही गेस्ट प्रेजेंट हैं जिन्होंने इस दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, जहां सब लोग गरीबों को, पीड़ितों को तकलीफ में देख रहे थे, वहां इस व्यक्ति ने हमारे देश के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की ताकत को पहचाना, उनके संघर्ष को पहचाना और ठान लिया कि वो इस दुनिया का नहीं, इस देश का सबसे मुश्किल एग्जाम ना केवल क्रैक करेगा बल्कि 2 बार अटेम्प्ट करके उसमें अव्वल नंबर प्राप्त करेगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सभी के साथ यूपीएससी 2023 AIR दैट इज ऑल इंडिया रैंक 1 मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव का। हेलो सर, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच रिस्ती। मेरा बहुत बड़ा सपना था हमेशा से आपसे मिलने का, जब से मैंने 2023 का रिजल्ट देखा था। सच कह रहा हूँ, विद बॉटम ऑफ माई हार्ट, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट है और आप हमारे साथ हैं। एंड मैं चाहूँगा कि आज आप अपनी हेजिटेशन और शर्म को थोड़ा साइड रख दें। ऑब्वियसली आप प्रोफेशनल हैं अपने काम को लेके, बट मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा सा हम प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ के पर्सनल लाइफ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सर, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जब आपका रिजल्ट आया था। उसमें आई गेस आप आईपीएस की जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो आपकी रैंक 1 आई है और आपके जितने भी दोस्त हैं आपको हॉस्टल की लॉबी से गोद में उठाते हुए बाहर की तरफ फेंकने के लिए ले जा रहे हैं कि लाइक अब तू यहाँ से जा, अब तू IAS बन जाके। एंड सर, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि उस वीडियो के एंड में आपने बोला है बस करो गाइस, बस करो, अब मुझे उतार दो, इतना भी हल्का नहीं हूं मैं। सर, देश का इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है और आपके मन में ये चल रहा था, क्या वो दिन याद है सर आपको आज भी? जी बिल्कुल, बहुत विविध तरीके से मुझे वो दिन याद है और खासकर वो काफ़ी अनबिलीवेबल था मेरे लिए भी, क्योंकि इनिशियल तो पहला आपका रिएक्शन ये आता है कि यू गेट अ बिट नर्वस, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू सिंक इन, और उसके बाद ही फिर आप थोड़ा सा वो मोमेंट एंजॉय कर पाते हैं। बट क्योंकि मेरा जो रिजल्ट था वही मेरे दोस्तों ने ही पहले देख करके बताया था जो मुझे उस वीडियो में उठाए हुए हैं, तो इसलिए उनके साथ वो मोमेंट शेयर कर पाना बहुत ही गर्व की बात थी और बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए। और जैसा आपने कहा कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, तो आई वुड से कि जस्ट इट वाज अ बिट ऑफ नर्वसनेस एंड टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम टू सिंक द फीलिंग इन। और मुझे गोद से उतार दो प्लीज। सर, मैं इतना जरूर जानता हूं कि आपने मेहनत बहुत की थी, नो डाउट, बट आई एम वेरी श्योर कि आपको ये तो नहीं पता होगा कि आपकी AIR 1 आ जाएगी। क्या आपको ये पहले से लगता था कि नहीं यार मैं तो फर्स्ट रैंक ले आऊंगा पूरी इंडिया में? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि रिजल्ट के कुछ दिन पहले तक भी मैं बस यही प्रे कर रहा था भगवान से कि भगवान मुझे 70 के अंदर रैंक दिलवा दें और मुझे IAS की सर्विस मिल जाए। अच्छा, ठीक है। तो सर, कैसे सेलिब्रेट किया था आपने अपनी AIR 1 को? सेलिब्रेट करने का तो बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग में था, तो जो आपने वीडियो देखी वो हुआ। उसके बाद मेरे दोस्तों ने केक कटवाया और उसके बाद फिर मैं अपनी स्विमिंग की क्लास में चला गया, जो कि मेरी उस दिन के लिए शेड्यूल थी। अच्छा, ओके। सर, टू बी ऑनेस्ट, ये सारी ना वो बातें हैं जो, ये आपके जीवन के वो पहलू हैं जो आप दुनिया के सामने ऑलरेडी या तो प्रेजेंट कर चुके हैं या करते रहेंगे अपने जीवन के किसी ना किसी मुकाम पर। मेरा आज पर्सनली मोटिव ये रहेगा कि मैं आपकी वो लाइफ देख पाऊँ जो आप जनरली पर्दे के सामने, क्राउड के सामने या कैमरे के सामने नहीं लाते हैं, टू गो बियॉन्ड स्पॉटलाइट। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपने IPS और IAS दोनों की ही ट्रेनिंग ली है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या इन दोनों ट्रेनिंग्स में कोई डिफरेंस होता है या फिर मोर और लेस ये दोनों ट्रेनिंग्स सेम होती हैं? नहीं, देखिए, ट्रेनिंग में डिफरेंस तो होता है क्योंकि दोनों जॉब्स की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। तो जैसे जहां पर एक तरफ IPS की ट्रेनिंग में आप 5 घंटा आउटडोर कर रहे होते हैं, वहीं पर आप IAS की ट्रेनिंग में 1 ही घंटा आउटडोर करते हैं, PT जो सुबह होती है। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। उसके अलावा जो डाइवर्सिटी है ट्रेनिंग की, जैसे IPS में आपको हॉर्स राइडिंग भी सिखाएंगे, स्विमिंग भी सिखाएंगे, वेपन्स भी सिखाएंगे, उस तरह की डाइवर्सिटी IAS की ट्रेनिंग में नहीं होती, क्योंकि इसका IAS का काम काफ़ी अलग है IPS के काम से। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि जो सर्विस है वो IAS की ज़्यादा डाइवर्स है, क्योंकि इसमें आपको इतने सारे फील्ड्स को टच करने का मौका मिलता है जो IPS में नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब ऑब्वियसली। तो ये मेजर डिफरेंस। सर, कितने वेपन्स आज तक आपने चलाए हैं? कैन यू नेम देम? आई थिंक आई कैन नेम अ फ्यू जो वहाँ पर ट्रेनिंग में जनरली चलाए जाते हैं, जैसे कि ग्लॉक, AK-47, बट कितने चलाए थे, आई थिंक 10-11 से ज़्यादा ही होंगे।
जो नंबर ऑफ वेपन्स हमको चलवाए गए थे। ओके, एंड जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो जैसे आईपीएस की ट्रेनिंग जब आप अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी लाइक कोई प्रेफरेंस होती है कि कौन सा वेपन मुझे कैरी करना है लाइफ टाइम के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर वेपन होता है जो गवर्नमेंट आपको देती है कि नहीं यही वाला रखना है? नहीं, देखिए एक्चुअली बहुत हद तक वो सब स्टेट पे डिपेंड करता है। कई स्टेट्स में तो वेपन लेके चलते भी नहीं है, जहाँ चलते भी हैं वहाँ पर गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो कौन सा आपको वेपन देती है, सर्विस वेपन जो होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट। ओके सर, बीच में ना मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छे से शुरू किया था जब आपका रिजल्ट आया था, नॉट फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू बट जस्ट टू लेट मी नो कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। सर मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस की हमारे देश के बारे में कि हमारे देश की जो मिलिट्री है वो दूसरे देशों के साथ जाके कुछ एक्सरसाइजेस करती है। आपको तो पता ही होगा, यूएस के साथ, जर्मनी के साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ। हमारे देश के फौजियों को हम इस तरीके से शेप देने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों से मिलवाकर। क्या आपको लगता है कि जो हमारी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग्स होती हैं हमें इसमें भी एक ऐसा पार्ट रखना चाहिए कि हम अपने ब्यूरोक्रेट्स को बाहर भेजें, दूसरे ब्यूरोक्रेट से मिलवाएं और उनसे सीखने का मौका मिले? जैसे प्रधानमंत्री भी जब नए नए बने थे 2014-15 में तो वो बहुत देशों में घूम रहे थे, सब लोगों से मिल रहे थे, लीडर्स से उनकी लाइफ से सीख पाएं। तो क्या कुछ इनपुट्स हैं जो आप देना चाहोगे हमारी ट्रेनिंग में? जी, तो देखिए जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 2019 तक फॉरेन अटैचमेंट होता था आपका ट्रेनिंग के दौरान ही, ताकि आप दूसरी कंट्रीज में जाकर के वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख पाएं। आर्मी के केस में क्या होता है कि इट इज मोर अबाउट इंटरऑपरेबिलिटी। हमारे केसेस में क्या है कि इट इज मोर अबाउट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर नेशंस। बट आजकल हम देख रहे हैं कि भारत अपने आप में इतना विकसित हो चुका है और विकासशील है कि भारत के अंदर इतनी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि उन्हीं को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हर जगह हर बेस्ट प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो इसलिए इस वक्त सरकार का फोकस है कि आप भारत के अंदर मौजूद बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि भारत के एनवायरनमेंट के अनुसार बनाई गई हैं उनको ही आप देखें, उनसे सीखें और उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। ओके, ठीक है सर। जैसे जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आईएएस की, ये मेरा पर्सनल सवाल है, मैं हमेशा से जानना चाहता था, तो आपकी पहली पोस्ट क्या होगी आईएएस बनने के बाद? देखिए जो पहली पोस्टिंग होती है आफ्टर कंप्लीटिंग 2 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग वो एसडीएम रैंक की होती है। इट इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। जैसे यूपी में मैं जा रहा हूँ वहां पर उसको जॉइंट मजिस्ट्रेट कहते हैं, बट इट इज द पोस्ट ऑफ एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ओके, ठीक है। तो सर लबासना कैसा है सर? लवासना तो काफी अच्छा है। ओके, आप अपना डे इन लाइफ बता सकते हैं एक बार लबासना में, लाइक सुबह उठने से लेके रात में सोने तक क्या आपको करना होता है पूरे दिन? जी देखिए जनरली हमारा जो रेजिम होता है वो काफ़ी लाइक जो हमारा प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार बनाया गया है। तो हमारी जो दिनचर्या है वो सुबह से शुरू होती है। सुबह पीटी होगी, उसके बाद आपको इंडोर क्लासेस करनी होंगी शाम तक, और उसके बाद अगर कुछ कमिटमेंट्स हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मान लीजिए अगले दिन कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उससे रिलेटेड आपको काम करना पड़ सकता है शाम को। और जो दिन भर की क्लासेस होती हैं दे आर डिवाइड इनटू वेरियस मॉड्यूल्स, चाहे वो आपका अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट या फिर आपका लॉ हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह के अलग अलग मॉड्यूल्स में आपकी क्लासेस कंडक्ट होती हैं विच इंक्लूड्स बोथ थ्योरेटिकल एज वेल एज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सर ये जो क्लासेस आपने बोला क्लासेस होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, ये ले कौन रहा है क्लासेस? ये भी ऑफिसर्स हैं क्या जो रिटायर हो चुके हैं? इंटरनल फैकल्टी आती है और ऑफिसर्स आते हैं जो कि सर्विंग भी हो सकते हैं और रिटायर्ड भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है सर। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है पर्सनल लाइफ तो प्रमोशन के बाद? ओके, आपकी फैमिली से बात तो शायद कम हो पाती होगी बिकॉज ऑब्वियसली आपका टाइट स्केड्यूल है, इतना आपने बताया। नहीं, फोन पे तो बात हो ही जाती है। ये है कि विजिट करने का समय नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग रेजिम। ओके, और कोई चेंजेस आए हैं आपकी पर्सनल लाइफ में आफ्टर सिलेक्शन 2 साल पहले जब आप आईपीएस में सेलेक्ट हुए थे? लाइक आपके दोस्तों के साथ, आपकी फैमिली के साथ बात करने का तरीका, और तू तड़ाके पे अब कोई ना बोलता हो, गाली ना देता हो ऐसा कोई? इतने ज्यादा तो नहीं, क्योंकि जिस तरह का बैकग्राउंड है तो अपने आप ही बातें भी उसी तरह से रहती हैं। थोड़ा सा बस ये हो गया है कि हाँ, बातें करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गया है। और बाकी पर्सनल लाइफ तो मोर और लेस सेम है कि आप अपना जो फ्री टाइम है उसमें अपनी हॉबीज को परस्यू करें या फिर घर पे बात कर लें या फिर कुछ सीख लें नया, तो वो चीजें तो लगातार चली रही हैं। सर आप इंस्टा पे हो वैसे? हाँ, इंस्टा पे मैं हूँ। मतलब आपका अकाउंट है वो है नो, बट लाइक आप चलाते हैं उसे दिन में 1-2 बार स्क्रॉल कर पाते हैं? दिन में चला तो लेता हूँ मैं। ओके, मैं अपनी इंस्टा की अगर बात करूं सर, रिसेंटली पता है क्या हुआ है कि मेरी इंस्टा फीड पे ना
सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, लाइक एंड्रयू टेट एंड हमारे देश के जो ऑफिसर्स हैं उनके रील्स वगैरह, और ट्रैवल रिलेटेड। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे बताइएगा अगर आप एग्री करते हैं इस बात से, कि हम किसी बंदे की ना इंस्टाग्राम की फीड देख के बता सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। आई वुड से कि हाँ, ये आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि किस तरह कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, बट एक पर्सनैलिटी से ज़्यादा उसके करंट इंक्लिनेशन पे आप ज़्यादा कमेंट कर पाएंगे। दैट इज व्हाट आई वुड से। तो सर आपकी फीड कैसी है आजकल इंस्टा पे? इज इट रिलेटेड टू पढ़ाई वगैरह, या फिर मस्ती मजाक मीम्स वगैरह भी हैं, डार्क कॉमेडी है ऑल? ये कुछ है, मतलब आई वुड से कि अगर मैं अभी स्क्रॉल करना चालूंगा तो थोड़े बहुत क्रिकेट के आ जाएंगे रील्स, जैसे कल का जो मैच हुआ उससे रिलेटेड, थोड़े बहुत गेम ऑफ थ्रोन्स के आ जाएंगे, और थोड़ा बहुत ऑफिसर्स जो होते हैं जिनका कुछ ना कुछ रील्स आती रहती है तो वो सब भी आ जाएंगे। दैट इज व्हाट आई थिंक वुड बी द जनरल। सर मुझे आपसे ना एक टिप्पणी लेनी थी एक चीज पर, एंड आई थिंक आप वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हो इस चीज के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि मैं इमेच्योर हूँ और अपनी एज के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, बट आप काफी मैच्योर हैं एंड यू होल्ड अ प्रोफेशनल करियर अहेड। सर समय रैना की कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि वो इस समय देश में अभी भी बहुत हॉट टॉपिक है एज ऑफ नाउ यूथ के बीच में। बाकी सब गया चूल्हे में, ये बहुत अभी चल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर अभी? द बेस्ट आई कैन से इज कि नो डाउट आपके पास फ्रीडम है टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट देन दे आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेम फ्रीडम। और तो एज अ पर्सन आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने स्पीच और एक्सप्रेशन को उसी तरह से यूज करें अपनी फ्रीडम को, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, उन्हीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत। ओके, बट अगेन मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से हमारे पूरे देश का और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का जो दिमाग है वो उस जगह लग गया कि किसी लड़के ने क्या कमेंट किया उस शो पर, जो शो में इंटरनली हो रहा था और मजाक में किया ऑब्वियसली, तो आपको क्या लगता है कॉमेडी में भी कोई लिमिट होनी चाहिए, या फिर कॉमेडी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है कि यार उसको अकेला छोड़ दो, वो जो कर रहे हैं करने दो? नहीं, मेरे अनुसार तो कॉमेडी भी अगेन इट इज द सेम एक्सप्रेशन ऑफ द सेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो उसी का ही एक नमूना है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उस फ्रीडम के लिए, वो सेम चीजें आपके दिनचर्या के स्पीच में भी लागू होती हैं, और वो सेम चीजें आपसे कॉमेडी के भी रिलेटेड स्पीच में लागू होती हैं। तो मैं तो कहूंगा कि द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर एंड दे हैव टू एग्जिस्ट इन एवरी फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। सर आपने बोला आप इंस्टा चलाते हो, अभी ट्रेंडिंग मीम बताओ कौन सा चल रहा है, बता पाओगे आप? ये पता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि ट्रेंडिंग कौन सा चल रहा है। ओके, ऑलराइट। कुणाल कामरा का जो केस होकर चुका है अभी, आपने उसके बारे में सुना? नहीं सॉरी, मैं तो कुणाल कामरा नाम से भी पहचान नहीं पा रहा, कौन है ये? ओके, सो ये एक और कॉमेडियन है हमारे देश के। उन्होंने मुंबई में अभी एक अपना शो किया था जिसमें उन्होंने किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में कुछ गलत कमेंट कर दिया, इन अ कॉमेडिक सेंस ऑब्वियसली। तो उस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, वो जगह जो थी जहाँ पे वो सीन हो रहा था वो पूरा वेंडलाइज कर दिया है। सर हमारी ब्यूरोक्रेसी भीड़ को कैसे कंट्रोल कर सकती है? क्योंकि ये चीज़ तो मतलब इसका तो फिर क्या ही इलाज होगा ना, कोई भी भीड़ आके किसी के भी घर में घुस सकती है, दुकान खराब कर सकती है। तो भीड़ को अब हम जैसे साउथ की कुछ स्टेट्स में भी देखते हैं कि अगर दुकानों पे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, भीड़ आ जाती है और वो सब हटवा देती है। तो भीड़ को हम कैसे कंट्रोल कर लें यार, मतलब? जी तो देखिए, एक्चुअली आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट केस दैट यू आर टेलिंग अबाउट, जो भी हुआ, बट फ्रॉम एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन टेल यू कि जो भीड़ होती है उसको कंट्रोल करने के अपने आप में सेक्शंस और लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे सेक्शन 189 है भारतीय न्याय संहिता का, वो अनलॉफुल असेंबली डिफाइन करता है, और उसके बाद पुलिस को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं टू डिस्पर्स द अनलॉफुल असेंबली, टू कंट्रोल, फिर उस अनलॉफुल असेंबली में मौजूद हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली पनिश करने की जो शक्तियां हैं वो सारी हमारे लॉ में दी गई हैं। तो it is all about the presence of mind of the person present on the spot, and how quickly they can act and how quickly they can make a decision to control the crowd and to basically disperse the crowd. That is the thing which depends on the civil servant on the ground. ओके, सर मुझे लगता है कि जो आपकी ट्रेनिंग होती है ना वो आपको इस तरीके से शेप करती है, बिकॉज मैंने एक हमारे अच्छे IAS ऑफिसर रह चुके हैं हमारी कंट्री के, उनकी मैंने, बहुत यंग है वो, अक्षत जैन जी, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी कि वो भीड़ के बीचों बीच थे, पूरी भीड़ उनके ऊपर सर्कल में खड़ी थी और वो उनसे बातें कर रहे थे। सर
एट दैट पॉइंट जब भीड़ अग्रेसिवली आपको अप्रोच कर रही है और आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपके ऊपर एक पावर है आपके साथ, तो आपके पास कौन से राइट्स होते हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यू कैन यूज दोज एक्सटर्नल फोर्स? देखिए, तो जब तक भीड़ शांत है और वो वार्तालाप करना चाह रही है, तब तक तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप वार्तालाप करके ही और अलग अलग साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करके ही भीड़ को कंट्रोल और शांत करने का प्रयास करें। जब एक बार भीड़ उग्र हो जाए, जैसा आप उस पर्टिकुलर केस में बता रहे थे, तब फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि अब आप ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने से रोकें, जान माल की हानि होने से रोकें। और उसके तहत एक तो जो मैंने आपको बताया अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर करने का प्रोविजन, उसके अलावा फिर सेक्शन 148 होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो आपको पावर देता है कि यू कैन यूज सिविल फोर्स टू डिस्पर्स द क्राउड। तो उसके तहत आप वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठीचार्ज, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मिनिमम यूज ऑफ फोर्स के थ्रू आप ट्राई करते हैं कि क्राउड को डिस्पर्स किया जाए व्हेन इट गेट्स वायलेंट। तो ये सारी चीजें आपको लॉ में प्रदान की गई हैं और जनरली इन सब के इस्तेमाल से क्राउड कंट्रोल हो जाता है। ओके, ठीक है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो आप जो अपने आंसर दे रहे हो वो बहुत पॉलिटिकली भी करेक्ट हो, इस तरीके के आ रहे हैं थोड़े से, बट ऑब्वियसली मैं चाहता भी हूँ कि आप ऐसे ही आंसर्स करें, बिकॉज ये वीडियोस आगे जाके हमारा यूथ वगैरह ही देखेगा, तो राइट, आप समझ रहे हैं, उनको एक अच्छा मैसेज जाए आपकी तरफ से। सर, आपने गोल्डमैन सैक्स में भी नौकरी की है, राइट? इट्स एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, इट्स अ बिग नेम इन्वेस्टमेंट कंपनी। सर, इंडियन जो पेरेंट्स हैं, जो इंडियन आजकल पेरेंट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ना सेविंग्स में भरोसा करते हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड हमारी एज के लोग हैं, जेन ज़ीज़, हम लोगों में फिर भी थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम या सोशल मीडियाज़ की वजह से ना इन्वेस्टमेंट को लेके अब हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, और अगर करते हैं तो उसका क्या पहला स्टेप होना चाहिए एक बिगिनर के लिए? तो देखिए, मैं तो करता हूँ पर्सनली इन्वेस्टमेंट। और मैं आपके सवाल को दो पहलू में जवाब देना चाहूँगा। पहला कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एज ज़्यादा है। लाइक मेरे पेरेंट्स लगभग 50-55 के आसपास की एज के हैं। उनकी एज पे आपकी रिस्क प्रोफाइल बहुत अलग होती है। आप एक लेवल से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपको भी नहीं पता होता आपको कितने टाइम बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उनके लिए कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव तरीके से इन्वेस्ट करना ही ज़्यादा सही माना भी जाता है। तो अगर उनका कुछ पार्ट फिक्स इंस्ट्रूमेंट में हो, जैसे कि एफडी, ये सब, तो इट इज़ एक्चुअली नॉट वेरी बैड। और म्यूचुअल फंड्स भी आजकल जैसे मेरे पेरेंट्स भी कर रहे हैं, तो दैट इज कंप्लीटली फीजिबल। एग्रेसिवली स्टॉक्स में, जैसे कि खासकर स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, पहली बात तो बहुत नॉलेज भी चाहिए, और दूसरी बात कि उनका रिस्क प्रोफाइल बहुत अलग होता है। ऑन द अदर हैंड, हम लोग इस उम्र में, जो कि हमारे पास अभी एटलीस्ट 30 ईयर्स का होराइजन है अपने प्रोफेशन में, तो हम लोग कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो हमारे लिए ये एक्चुअली फीजिबल है कि हम लोग म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सके आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो डेफिनेटली दैट इज अ पॉसिबिलिटी, और मैं खुद भी इसी चीज में बिलीव करता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। सर, भारत दर्शन ट्रिप के बारे में थोड़ा बताओ प्लीज, कहाँ कहाँ गए थे आप, और क्या क्या आपने नया करा था वहाँ पे एडवेंचरस? जी। तो देखिए, अपने आईपीएस वाले भारत दर्शन में मैं गया था मेनली साउथ इंडिया, तो तमिलनाडु, अंडमान, पुडुचेरी, ये सब। और आईएएस वाले में इट वाज द विंटर स्टडी टूर, बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ अ प्लेथोरा ऑफ थिंग्स। तो जैसे हमारा प्राइवेट सेक्टर अटैचमेंट भी था, पब्लिक सेक्टर अटैचमेंट भी था, नॉर्थ ईस्ट अटैचमेंट भी था, आर्मी अटैचमेंट भी था, ताकि हमको एक होलिस्टिक फिगर मिल पाए कि भारत में जो चीज़ें हो रही हैं वो किस प्रकार से हो रही हैं, लोकल वहाँ की क्या कंडीशंस है, और उन लोकल कंडीशंस के अनुसार ढाल करके किस प्रकार से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर देने के लिए हम लोग का भारत दर्शन इस प्रकार से डिजाइन था। अब आपने क्योंकि बात की एडवेंचर की, तो आई वुड डेफिनेटली से कि द बेस्ट एडवेंचर आई हैड वाज इन माय आईपीएस वाला भारत दर्शन, एंड दैट वाज स्कूबा डाइविंग। क्योंकि उसके 2-3 इंपॉर्टेंट आयाम थे। पहला कि मैं अपने खास दोस्तों के साथ वो कर पा रहा था। दूसरा कि एक वो जो फियर होता है समुद्र का, वो अपने आप में हमको ओवरकम करने का मौका मिला। तीसरी चीज कि इतने पास से हमें कोरल्स और मरीन लाइफ को देखने का मौका मिला, विच इज अगेन अनपैरेलल्ड। तो वो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली एक काफ़ी मेमोरेबल और काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सर, आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है?
आई थिंक देखी है, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक देखी है। ओके, तो उसमें वो तीनों दोस्त स्कूबा डाइविंग करते हैं, बाहर आके वो रोना स्टार्ट कर देता है ऋतिक रोशन एंड हाँ, यस यस, याद आ गया यार। ओके, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ सर आपके साथ, एकदम ही द्वार खुल गए हों सारे माइंड में? नहीं नहीं, वो तो उस तरह का हाइड्रोफोबिया होना चाहिए ना, इस तरह का एक्सपीरियंस कर। तो सर व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन आर यू, लाइक आप चीजों को अवॉइड करना पसंद करते हैं या फिर एकदम थ्रिल्ड होके कि यार करते हैं ना ट्राई, जो होगा देखा जाएगा? नहीं नहीं, इतना तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं एडवेंचरस हूँ कि मैं बोलूँ कि ट्राई करते हैं जो होगा देखा जाएगा। एक कैलकुलेटेड और रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस के बाद ही आई थिंक मैं कोई भी चीज़ अप्रोच या करना पसंद करता हूँ। ओके, तो आपको स्कूबा डाइविंग से वैसे डर नहीं लगता था, आप ये कह रहे हैं, लाइक आपको नॉर्मल था? बस वो सी की जो अनसर्टेनिटी होती है वो मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली एक एलिमेंट ऑफ फियर था उसका। ऐसा पानी से मुझे डर नहीं था। सर ऐसी कोई चीज है जिसका आपको फोबिया हो, जैसे हम देखते हैं ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर या वट? नहीं, इन चीज़ों का तो जनरली नहीं है। बस एक वो चीज़ है कि जैसे आई बिलीव इन घोस्ट, और ये मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला था, तो उस चीज़ का डेफिनेटली, क्योंकि आई बिलीव इन इट, सो आई हैव अ बिट ऑफ फियर ऑफ इट, बिकॉज दैट इज अगेन समथिंग विच वी डोंट नो अबाउट, वी हैव नो क्लू अबाउट। तो वो एक चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। सर आप घोस्ट में बिलीव करते हैं क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है, या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो चुका है आपके साथ लाइफ में? एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मेरा बस ये मानना है कि जैसे हमने देखा है कि साइंस भी हर जगह ये दिखाती है कि पॉजिटिव नेगेटिव साथ में एग्जिस्ट करते हैं। तो इफ वी बिलीव इन गॉड हु इज द पॉजिटिव एनर्जी, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट नेगेटिव एनर्जी समथिंग ऑल्सो एग्जिस्ट, एंड वी कॉल इन गोस्ट और वट एवर, भूत प्रेत, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें। आई हैव सेम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सर, मैंने पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू देखा था, एंड इसको आप एज अ कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। आपका जो माइंड है ना, जितना स्थिर है, जितना शांत है, वो बिल्कुल मुझे उन्हीं की याद दिला रहा है। सच कह रहा हूँ, सच में। एकदम कम बोलना, लेकिन जितना बोलना स्पष्ट बोलना, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज़ और जो मैंने आपकी बातों में नोटिस की है वो ये कि क्या आप ट्रैवल लाइक एंथुजियास्ट हैं, लाइक आपको ट्रैवलिंग पसंद है, एज एन नॉट फॉर द ब्यूरोक्रेट पॉइंट ऑफ व्यू कि वहाँ पे जाके ये सब सीखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, बट एज अ ट्रैवलर क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है? पहले तो धन्यवाद, आपने मेरे को इतनी बड़ी शख्सियत से कंपेयर किया उसके लिए। और ट्रैवल वाले आपके सवाल का मेरा जवाब ये है कि मुझे ऐसा ट्रैवल का उतना शौक नहीं, लेकिन नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक डेफिनेटली। जैसे भारत दर्शन पे जाने के पहले मैंने कभी स्नो नहीं देखी थी, तो वो मेरे को एक था इंटरेस्ट कि मुझे एक बार स्नो देखनी है कि स्नो कैसी होती है, कैसी फील होती है हाथों में। तो उस तरह के एक्सपीरियंसेस का मुझे ज़्यादा है इंटरेस्ट। एज सच ट्रैवल का उतना नहीं है। वो अब उस एक्सपीरियंस के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, तो फिर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सर आप ऋषिकेश गए कभी? हाँ, मैं ऋषिकेश गया हूँ। ओके, थोड़ा बताएंगे आप कहाँ कहाँ गए थे वहाँ पे? हमने देखी थी गंगा आरती और लक्ष्मण झूला। मतलब मेन हमारा जो पर्पस था ऋषिकेश जाने का वो ये था कि हमारे आईपीएस की ट्रेनिंग के तहत ही आईटीबीपी का अटैचमेंट था हमारा, तो वो लोग हम लोग को रिवर राफ्टिंग करवाने वाले थे। तो मेन पर्पस हमारा वो था जाने का। उसके साथ साथ हम लोग को जो शाम को एक्स्ट्रा टाइम मिला उसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें देख ली थी। ओके सर, मैं एक पर्सनल बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अभी एक इवेंट के लिए गया था, जैसा कि मैंने कहा मैं एंकरिंग में मेरी रुचि है, तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी वहाँ पे गंगा रिसोर्ट्स में। सर हमारे जस्ट सामने गंगा बह रही थी और पूरी रात उसकी आवाज़ आ रही थी हमें सोते टाइम। पता नहीं हमारा देश का यूथ कैसे डाइवर्ट हो जाता है, बट वो चीज़ें वो देख कर, वो सेंसेस करके, कितनी अच्छी आवाज़ है, कितनी अच्छा विजुअल है। मेरा खुद मन कर रहा था कि इस जगह को साफ रखो यार, कुछ अगर कूड़ा दिख रहा है तो साफ कर दो मतलब टू प्रोटेक्ट इट। तो मतलब ये बस एक मेरा वो है कि हमें संभालना ही चाहिए। आई मीन पता नहीं लोग कैसे गंदा कर देते हैं। सर हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा अगला इवेंट हैदराबाद में है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ वहाँ पे? अच्छा, खैर आप क्या क्या कर सकते हैं तो काफी हद तक आपके खुद के इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। जैसे कुछ लोग थोड़ा हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट्स के एंथुजियास्ट होते हैं, तो उनके लिए गोलकोंडा फोर्ट या और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह हैं। कुछ लोग को जैसे फिल्मों का शौक है तो रामोजी फिल्म सिटी जाना पसंद करते हैं। मुझे पर्सनली खाने का काफ़ी शौक था, तो मैं जगह जगह जाके बिरयानी ट्राई करना पसंद करता था। तो आई थिंक हैदराबाद इज सिटी जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। आपको नॉर्मल कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल देखनी है तो उसके लिए भी आपके पास हाईटेक सिटी ये सब है, बट वो आपको हर जगह दिख जाएगी। तो जो हैदराबाद की खास चीज़ें हैं वो यही कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं। क्या चाहो तो गोलकोंडा फोर्ट चले जाओ, रामोजी फिल्म सिटी से चले जाओ, वहाँ की अलग अलग क्यूजीन्स ट्राई करो। हलीम हो गया, बिरयानी हो गया। मंडी तो आज तो काफ़ी जगह मिलने लगी है, बट वो भी वहाँ के अच्छी है। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन रिकमेंड। सर लखनऊ या हैदराबाद? लखनऊ तो एनी डे, क्योंकि वो मेरा जन्म स्थान भी है और वहीं पला बड़ा हूँ।
और सर आप दिल्ली आए हैं तो भी दिल्ली का ट्राई किया आपने स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड तो नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ मैं दिल्ली आया हूँ। अब स्ट्रीट फूड मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मैंने ट्राई की, जैसे कि एक कोई ओल्ड जलेबी वाला है बहुत पुराना, चांदनी चौक के पास चांदनी चौक में, हाँ हाँ हाँ, ओके। गया था। ऐसी कुछ खास स्पेशल चीज़ें मैंने ट्राई की है। करीम्स ट्राई किया है। सर मुझे वो जलेबी तो ओवररेटेड लगती है टू बी ऑनेस्ट, इतना कुछ अच्छा तो नहीं लगा था मुझे। ओके, आप साउथ इंडिया में भी घूम चुके, जैसा कि आपने कहा आपने ईस्ट भी कवर किया है, आप जयपुर भी जा चुके हैं, एंड आई एम वेरी श्योर आप नॉर्थ में ऋषिकेश वगैरह भी घूम चुके हैं। आपको हमारे यूथ को अगर 5 डेस्टिनेशन बतानी हो कि यार ये 5 जगह घूम के आओ और ये वहाँ पे जाके ट्राई करके आओ, तो तुम्हारी तुम्हें कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो सर वो 5 चीज़ें क्या हो सकती हैं? जैसा कि आपने कहा स्कूबा डाइविंग, ऐसा कुछ तो। सिक्किम आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, क्योंकि वहाँ के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी अलग हैं, और जिस जगह तक मैं गया था उस जगह तक अगर जाएंगे तो उनको उस लेवल की ठंड और उस लेवल का एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि जनरली नहीं मिलता है। फिर उसके अलावा जैसे हैदराबाद की बात कही, तो वहाँ पर जाकर के आप डेफिनेटली क्यूजीन्स ट्राई कर सकते हैं, और वहाँ के लोकल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब देख सकते हैं। लखनऊ अनदर स्पेशलिटी आई वुड से फॉर क्यूजीन्स, फॉर तहजीब, फॉर मॉन्यूमेंट्स, एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन लखनऊ ऑल्सो। और जैसा कि आपने ऋषिकेश की बात कही, तो वो भी मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पर जाएं तो गंगा आरती हो गई, रिवर राफ्टिंग हो गई, ये सारी चीज़ों का भी एक अलग आनंद है। ओके, ठीक है सर। इंडिया में ट्रैवल करना का जो एक्सपीरियंस है, अब आप शायद इसको नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहता हूँ, लाइक एज अ कॉमन मैन, कितना तो सेफ है और कितना तो रिलायबल है कि हाँ हम टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट हम जा सकते हैं? क्योंकि मैं कुछ जैसे इंस्टा पे, जैसे कि मैंने कहा मैं एक्टिव हूँ, तो मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, लाइक स्कैमर्स हैं एंड टूरिस्ट को थोड़ा सा बना बनू के थोड़ा पैसे वैसे ठगने की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इंडिया में ट्रैवल करते टाइम अगर आप एज अ गाइड बताना चाहें कि किन चीज़ों का ध्यान रखें, किस तरीके से ट्रैवल करें, सेफ्टी का भी ध्यान रख पाएँ, तो आप क्या मतलब बताना चाहें? क्योंकि एज वी नो कि आप काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं। देखिए, तो मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें तो हैं जो कि सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। आप न्यूयॉर्क जाएंगे तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक लिमिट से ज़्यादा जहाँ आपको पता है कि वहाँ पर खतरा है, वहाँ ना जाएं। आप अपना खुद का ध्यान रखें। अब स्कैमर्स ऐसी चीज़ है जो कि आपके खुद के मस्तिष्क से खेलते हैं, तो आपका अगर दिमाग ढंग से काम कर पाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आप बच जाएंगे। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। और बाकी मैं कहूँगा कि टूरिज्म एज सच इंडिया में काफ़ी सेफ है और काफ़ी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। सोशल मीडिया की एक दिक्कत यह है कि देयर इज अ नेगेटिविटी बायस इन द ह्यूमन ब्रेन, और वही चीज़ रीइंफोर्स होती है सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से। तो वो नेगेटिव कंटेंट आपको डेफिनेटली प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा ही दिखाएगा, तो उससे उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना एहतियात बरतें, और जहाँ भी आप भारत में घूमना जाना चाहें वहाँ डेफिनेटली जा सकते हैं। ओके, वो 5 जगह तो ज़रूर जाऊंगा अब सर, मैं जो आपने बता दी है। ऋषिकेश में जा चुका हूँ सर, बट मैंने राफ्टिंग ट्राई नहीं की थी। ओके, सर आप आईआईटी कानपुर में थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन आप गोल्डमैन सैक्स में थे, देन आपने यूपीएससी 2 बार क्वालिफाई कर रखा है। आपके अंदर एक फायर इन द बेली है प्रॉपर, राइट? यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड। सर आपको नहीं लगता कि मतलब ऑब्वियसली आप इस फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने अपने इंडिया से निकोल टेस्ला खो दिया है सॉर्ट ऑफ? आप कुछ बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते थे इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या कुछ इन्वेंशन कर सकते थे। जी जी जी, देखिए मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली काफ़ी कुछ किया जा सकता था, बट मैंने जो रास्ता चूज़ किया वो अपने खुद की जो रुचि थी उसको देख करके किया। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भारत को निकोल टेस्ला बनाना है तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट भी पहले तैयार करना पड़ेगा जिस एनवायरनमेंट में निकोला टेस्ला पनप पाए। तो वो एनवायरनमेंट बनाने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स की होती है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करना हो या उस प्रकार के उस लेवल के इंस्टीट्यूशंस बनाने हो जहाँ पर उस तरह के लोग ट्रेन हो सकें। तो वो सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी हैंडल करती है, और ब्यूरोक्रेसी में रह करके मुझे ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी कि मैं इस क्षेत्र में भी काम कर पाऊँ। डेफिनेटली सर। ओके सर, अब अगला गोल क्या है सर आपका लाइफ में? लाइक आपने यूपीएससी 2 बार कर लिया, अब आप आईएएस बनने वाले हैं, अब क्या आप लाइक लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में? अभी फ़िलहाल तो मैं ये कहूँगा कि फ़िलहाल जैसे मेरा मेन काम ये होगा कि मेरे को जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है वो मैं ढंग से करूँ, अपनी स्किल्स को एनहांस करूँ, अपने नॉलेज को एनहांस करूँ, और उसके बाद आगे जाकर के फील्ड पे जितना हो सके अपने क्षमता अनुसार यथासंभव
अपना योगदान दे सकूं। तो फिलहाल तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें ही हैं। ओके सर, कभी आपने कोई ऐसी चीज सोची थी कि यार आईएएस बन जाऊंगा तो ये चीज जरूर करूंगा, वुमेन सेफ्टी या हेल्थ या पढ़ाई, उससे रिलेटेड कुछ ऐसा है आपके दिमाग में कि इस पे मैं बहुत फोकस करूंगा शिवांश? जी जी, देखिए हेल्थ और एजुकेशन पे तो हमेशा से रहता ही है कि इन चीज़ों पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है और करना भी चाहिए। बट फिलहाल जो सिस्टम है भारत का, उसको देखते हुए मैं कहूँगा कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम स्टार्टअप्स पे फोकस करें और उनको प्रमोट करने पे खासा ध्यान दें। तो आई थिंक जबकि मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इस डायरेक्शन में ज़रूर काम करना चाहूँगा और खुद भी एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेट जिसकी बात की जाती है उसके तहत काम करना पसंद करूँगा। ओके एंड सर, शादी का क्या प्लान है? आई एम श्योर आपको रिश्ते तो आ ही रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर। जी जी, अब वो तो देखिए भगवान की कृपा है, जब समय होगा तो वो भी जाएगा। ओके बट जैसे कि पढ़ाई के दौरान रिलेटिव्स किसी और काम के लिए फ़ोन करते थे, अब शादी के लिए कर रहे हैं कि हमने एक लड़की देखी है, ऐसा कुछ है? जी देखिए, मेरे को डायरेक्टली तो नहीं आते, अब घर वालों को आते होंगे तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मोस्टली अभी तक तो मैं इन चीज़ों से शील्डेड ही रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरे पे प्रेशर नहीं है इन चीज़ों का। अब वो जब सही समय होगा तो वो भी एक जीवन का सत्य है, तो शादी होगी ही। ऑब्वियसली एंड सर, लाइक आर यू रेडी टू बी अ हस्बैंड? वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आई एम वेरी श्योर कि आप रेडी हो जाएंगे अपनी ट्रेनिंग के एंड में टू बी एन आईएएस ऑफिसर, बट क्या आप एक परिवार चला सकेंगे फिर? आपको लगता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ जल्दी से अगर आपकी उसी टाइम शादी होती है तो? देखिए मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं तैयार हूँ कि नहीं मैं खुद भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो जब एक्सपीरियंस करेंगे तभी समझ में आएगा। उसमें तो ये भी नहीं है कि कोई नॉलेज या कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग आपको काम आ जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि जी करके ही इंसान सीख पाता है और उसमें घुस के ही इंसान उस चीज़ को समझ पाता है। नहीं, बट जब समय आएगा तो संभवतः वो भी कर ही लेंगे। ओके सर, आईपीएल आ रहा है एंड मुझे उड़ती उड़ती खबर पता चली आपके इंटरव्यूज देख के कि आपको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं सर आप? एज ओल्ड क्वेश्चन। जी देखिए, मुझे तो कई सालों से आरसीबी ही पसंद रही है, तो मैं जनरली उसी के मैचेस देखना पसंद भी करता हूँ। पहले एबी डिविलियर्स की वजह से काफ़ी पसंद थी और अभी विराट कोहली जी की वजह से मेरा पसंद वाली। तो जनरली पिछले साल तो वो फाइनल तक गई थी। हाँ हाँ जी, तो मैं जनरली वही मैचेस देखना पसंद करता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा मैं आईपीएल नहीं देखता। मेरे को इंडिया के मैचेस देखना ज़्यादा रुचि प्रदान करता है। सर, आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसी ड्रिल या कुछ ऐसा आप बता सकते हैं जो एलिमेंट होता था कि यार उसको करने में तो मतलब एकदम हालत खराब हो जाती थी, बहुत थक जाते थे? जैसे हम इंस्टा वगैरह और मूवीज में देखते हैं ना कि 100 पुशअप्स के बाद राउंड लगा के आओ, ये करो वो करो, तो ऐसा कोई ड्रिल होती है कि आईपीएस की ट्रेनिंग में फिजिकल एंड्योरेंस? जो पीटी होती है, फिजिकल ट्रेनिंग, वो अपने आप में काफ़ी रिगरस होती है, लेकिन जो मेरे को सबसे ज़्यादा लगता था टफ, वो था एक्चुअल जो ड्रिल कंपोनेंट होता है, जिसको परेड कहते हैं, परेड या ड्रिल जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहें। क्योंकि और हर प्रकार की एक्टिविटी में आपके पास फ्रीडम होती है अपनी बॉडी को मूव करने की, लेकिन ड्रिल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके बॉडी का हर एक मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द मैनुअल एंड हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बीइंग टॉट। तो वो एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा एफर्ट मेरे को लगता था जिसमें, और वो चीज़ मैं कहूँगा कि काफ़ी पसीने निकलवा देती थी, खासकर हैदराबाद की गर्मी में। अच्छा हाँ। ओके, और वैसे सर लाइक फिजिकल एक्टिविटीज में आप हैं कैसे? लाइक कुछ होते हैं ना कि नहीं यार मैं तो थक जाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करता, या फिर आप डेली बेसिस पे करते हैं वर्कआउट्स वगैरह? जी देखिए, ट्रेनिंग रेजिम के तहत तो मैं डेली वर्कआउट कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान मेरा फिजिकल जो स्टेमिना होता है, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, हर चीज़ बहुत एनहेंस हो गई थी। बट क्योंकि इट वाज नॉट सस्टेनेबल कि आप रोज़ 5 घंटे आउटडोर को दे पाएँ, तो अपने आप ही वो चीज़ें डाउन भी हो गई हैं। बट फिर भी मैं स्पोर्ट्स तो खेलता हूँ, तो आई वुड से कि डिसेंट एक लेवल है एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ का। ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट सवाल फिटनेस से रिलेटेड ही है। मैं आपको 3 तरीके की फिटनेस बताने जा रहा हूँ और मेरा सवाल बस ये रहेगा कि वो तीनों फिटनेस टाइप्स में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है और कैसे हम उन तीनों को या फिर सबसे इंपॉर्टेंट वाले को अचीव कर सकते हैं। सो सर, 3 फिटनेस टाइप जो होते हैं, एक तो शोशा वाली बॉडी जो दिखने में बहुत स्ट्रांग होती है, दिखने में बड़े एब्स होते हैं, शोल्डर, 3D शोल्डर्स। एक होती है हमारी लाइक फिजिकल फिटनेस कि हाँ हम एक्चुअल में दिखने में इतने स्ट्रांग नहीं है बट वी आर स्ट्रांग इनसाइड। एंड एक होती है हमारी मेंटल फिटनेस। तो इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि एज अ कॉमन मैन, एज अ स्टूडेंट, एज एन ऑफिसर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी फिटनेस होती है? मेंटल, फिजिकल या फिर बस दिखने में अच्छे हो? देखिए, आजकल तो जिस प्रकार का ज़माना और जिस प्रकार की न्यूज़ में सुन रहा हूँ, तो मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड पे मैं कहूँगा कि जो आपने सेकंड कहा अपने लिस्ट में,
कि आपके पास फिटनेस होनी चाहिए, भले वो दिखे चाहे ना दिखे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब आपके पास एक्चुअल में फिटनेस होगी तो वो फिटनेस दिखेगी भी। ये संभव नहीं है कि आपकी बड़ी सी तोंद हो और आप फिट भी हो अंदर से। तो वो दोनों चीजें अपने आप हैंड इन हैंड जाती हैं। भले ही आपको सिक्स पैक एब्स की जरूरत ना हो, लेकिन जो फिट बॉडी होती है वो फिर फिट दिखती भी है। बट स्टिल आई वुड से टॉप मोस्ट इज मेंटल फिटनेस। सर आजकल ना हम बहुत मतलब पता नहीं अभी इंटरनेट की वजह से है कि क्यों, बट मैं बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को यंग लोगों को भी हार्ट अटैक्स वगैरह हम देख रहे हैं। आपको भी पता ही होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है? हमारे देश में ज्यादा जंक फूड कंज्यूम हो रहा है या ऐसा कुछ? देखिए, हार्ट अटैक का प्राइमरी रीजन तो ये होता है कि आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए। अब वो ब्लॉकेज किस तरह से हो रहा है उसके बहुत सारे रीजन है। एक तो डेफिनेटली जो आपने कहा जंक फूड है, एक स्टेरॉइड से सबका यूजेज भी कहा जाता है कि उसके तरफ ले जाता है। तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ। और तीसरा जो कहा जाता है कि आप जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई ब्लॉकेज पनप भी रहा है तो जब तक आप अपने हार्ट को उस लेवल तक पुश ना कर दें तब तक हो सकता है कि वो ब्लॉकेज उस वक्त काम ना करे, उस वक्त ट्रिगर ना हो। तो ये कुछ मेजर रीजन है जो मेरे को दिखाई पड़ते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो नॉट एन एक्सपर्ट। ऑब्वियसली, बट वी बोथ आर स्पोर्ट्स फ्रीक। सर आपके डेफ में ना एक बहुत अच्छी चीज, बहुत फनी चीज लिखी थी, मैं उस पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। दिस विल बी माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सर डायनासोर आपको पसंद है, उनके बारे में पढ़ना आपको पसंद है, थोड़ा बताएंगे क्या है इसके पीछे का राज? एक्चुअली इसका राज बहुत ही अटपटा सा है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे घर वालों ने मुझे गॉडजिला नाम की मूवी दिखाई थी। तो वहां से मेरे को लगा था कि जो गॉडजिला है वो डायनासोर है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट जागा था डायनासोर से। बिकॉज ऑफ एज अ चाइल्ड यू सी देयर मैग्निफिसेंस एंड दैट अट्रैक्ट्स यू। बाद में मुझे पता चला कि वो डायनासोर नहीं थे, तो फिर मैंने जुरासिक पार्क देखी, जुरासिक पार्क की नॉवल ये सब पढ़ी, तब फिर मेरे को धीरे धीरे वही इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। बस ये बात थी। जैसे पता चलता है WWE फेक है कि अच्छा गॉडजिला डायनासोर नहीं है। इट वाज अ मेजर रिवलेशन। ओके सर, डायनासोर्स की कोई एक चीज आप बताइए कि अगर वो आपका स्पिरिट एनिमल है तो उसकी पर्सनैलिटी से एक चीज जो आप एक्वायर करना चाहें अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में। पर्सनैलिटी तो आई वुड से कि पर्सनैलिटी तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक वो परसिस्टेंस में डेफिनेटली कह सकता हूँ, जो कि एक पर्टिकुलर डायनासोर में नहीं था, लेकिन डायनासोर एज अ स्पीशीज में था। आप देखिए कि हम लोग को अभी 5 लाख साल के आसपास ही हुए हैं जहाँ तक एंथ्रोपोलॉजिकली, और हम लोगों ने कितने चेंजेस लाए हैं धरती पे। वो डायनासोर 5 करोड़ साल से भी ज्यादा तक धरती पे रहे थे। तो दैट वाज देयर परसिस्टेंस एंड हार्मोनियस एग्जिस्टेंस विद नेचर। तो आई थिंक दैट इज समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम देम एंड इम्बाइब इन आवर पर्सनैलिटी। ओके एंड सर, मेरा अब अगला जो सेगमेंट है वो एक छोटे से रैपिड फायर राउंड के लिए है। सो मैं चाहूंगा कि ये लास्ट सेगमेंट है हमारा, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो और आप बता पाएं। ठीक है सर, तो मेरा पहला सवाल है आपसे, लखनऊ और हैदराबाद? लखनऊ आई वुड से। ओके, अंडमान की स्कूबा डाइविंग या कोडाई कनाल की बाइकिंग? स्कूबा डाइविंग। ओके माउंटेन या बीचेस? आई वुड से माउंटेन। ओके, इंडोर माइंड गेम्स या आउटडोर फिजिकल गेम्स? आउटडोर फिजिकल गेम्स। ऑलराइट, रीडिंग बुक्स और लिसनिंग टू म्यूजिक? लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके सर, फेवरेट सिंगर प्लीज? अरिजीत सिंह मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके पहले के हुआ करते थे, बट अब वो नहीं रहे आगे सर। ओके एंड सर, नाइट आउल और अर्ली बर्ड ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ प्रिपरेशन? अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड, ओके। एंड सर, जिम या वॉकिंग? जिम मुझे इतना ट्रैक नहीं करता है, बट प्रेफर वॉकिंग एंड रनिंग। ओके, वॉकिंग एंड रनिंग। सर, प्रीलिम्स या मेंस सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल कौन सा था? मेरे लिए तो प्रीलिम्स था। ओके, वन वर्ड फॉर यूपीएससी सिलेबस, एपिक और एंडलेस? एपिक आई वुड से। एपिक, ओके। एंड सर लास्टली मैं जानना चाहूंगा, आपको जब मैंने पंकज त्रिपाठी जी से कंपेयर किया तो आपने काफी खुश हो गए आप उस बात पे। आपका फेवरेट एक्टर कौन है सर एज ऑफ नाउ? एज सच आई वुड से कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली मुझे मनोज वाजपेयी जी हो गए या पंकज त्रिपाठी जी भी हो गए, इन लोग की एक्टिंग काफी प्रभावित वो करती है। सर लास्ट मूवी या वेब सीरीज आपने कौन सी देखी है? मूवी तो अभी 1-2 दिन पहले हमको लग रहा मैंने देखी थी, 12 एंग्री मैन। 12 एंग्री मैन? 12 एंग्री मैन। ओके, लाइक क्या है इस मूवी का प्लॉट, थोड़ा आप बताएंगे? इट इज मोस्टली अबाउट कोर्ट रिलेटेड वर्क। तो ज्यूरी होती है, वो डिसाइड कर रही होती है कि एक बच्चा है उसने मर्डर किया है कि नहीं है। तो दे बेसिकली आर
talking to each other about the various evidences and the various circumstances that are present in front of them. Okay, so it's an Indian movie or outside of India? No, विदेशी है. ओके ठीक है सर. लास्ट क्वेश्चन, पक्का लास्ट. ओके, प्रीलिम्स आ रहा है सर, 60 दिन भी नहीं बचे अब प्रीलिम्स के लिए. सर एनी लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स जो आप बच्चों को देना चाहें, क्योंकि कुछ बच्चे थे जब मैंने बताया था उन्हें कि मैं सर के साथ पॉडकास्ट लेने वाला हूँ, तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारा सिलेबस उन्हें ऐसा लग रहा है कि छूट रहा है. एंड अगर छूट नहीं भी रहा है वो लर्न कर लेते हैं तो उन्हें लग रहा है कि वो भूल जाएंगे. तो एनी लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स, 2 महीने बचे हैं एग्जैक्ट. देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, ऑल्दो मैंने 24 वाला नहीं दिया है तो आई एम नॉट फुल्ली अपडेटेड, बट जो मेरा एक्सपीरियंस था कि सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको पॉलिटी और इकोनॉमी पे, क्योंकि दोज आर कंसेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो उनको गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते. उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप डेफिनेटली अपना जो भी नॉलेज है, जो भी आपने पैटर्न ऑब्जर्व किए हैं पुराने साल के क्वेश्चन से, वो सारे अप्लाई करें. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की धैर्य बना करके रखें, शांत दिमाग के साथ पेपर को अटेम्प्ट करें, क्योंकि कई बार पैनिक करने की वजह से भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. तो ये कुछ टिप्स है जो मैं डेफिनेटली देना चाहूँ. ओके, और ये तो आपकी एडवाइस हो गई जो उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की. यूथ के लिए आपका कोई मैसेज, हमारे लाइक इन जनरल यूथ के लिए जो आपको सुन रहे हैं? यूथ तो मैं खुद भी हूँ, तो मैं जो खुद कर रहा हूँ वही कह सकता हूँ डेफिनेटली कि प्रयास करें कि रोज कुछ ना कुछ नया सीखें और अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें, कि जिससे आपके जितने भी आयाम हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, उन हर आयाम में आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखें और ग्रोथ पर, पर्सनली ग्रोथ पर ध्यान दें. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your time. And thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed. I hope you learned something new. मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में. If you like this content, please subscribe to Beyond of Spotlight and please leave a comment for YouTube algorithm so that हमारी वीडियो औरों को भी होम पेज पे आए. Thank you so much. Thank you so much, sir.